बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आज पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम को जर्मनी के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा और पहला मैच था पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम का, जहाँ पर उसको पहले ही मैच में जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज हम पाकिस्तान हॉकी को भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को भी डिस्कस करेंगे और बांग्लादेश के जो T20 में कप्तान जिन्होंने कैप्टनसी की महमूदुल्लाह, उन्होंने जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और बहुत सारे प्लेयर जो है वो अब रेड बॉल क्रिकेट छोड़ते हमें नज़र आ रहे हैं। इन रेड बॉल क्रिकेट को छोड़ने के क्या असरात होंगे, क्या मुज़म्मरात होंगे, ये यकीनन तौर पे आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। आज के शो में बहुत सारी बातें हैं कि जो हम पाकिस्तान डोमेस्टिक के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि जो है आपको जो इत्तलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कोचेज़ की तब्दीली की बात भी की जा रही है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी तब्दीलियों की बात की जा रही है और साथ साथ ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट के जो है वो दूररस नताइज सामने आए, फ्रूटफुल जो है उसके नताइज सामने आए। क्योंकि अब तक जो हमने देखा मां सिवाय एक मैच के तमाम तर मैचेस जो है वो ड्रॉ पे ख़त्म हुए। आज भी कराची में जो है वो 3 मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे डोमेस्टिक के मैचेस खेले गए। 6 टीमें आपस में बरसरे पैकार थी कि जहाँ पे स्टेट बैंक के ग्राउंड के अंदर जो मैच खेला गया, सेंट्रल पंजाब और जो है उसके साथ सदरन पंजाब की टीमें मद्दे मुकाबिल थी, जबकि यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो मैच खेला गया उसमें सिंध और बलूचिस्तान की टीमों के दरमियान मुकाबला था, जबकि केपी और नॉर्दर्न की टीमें जो थी वो स्टेट बैंक जो वो थी वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी। तो इस तरह 6 टीमें जो है वो आपस में मैचेस खेल रही थी, लेकिन आज बलूचिस्तान की टीम जो थी मैच पे 95 रन बनाने के बाद आउट हुई और जवाब में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की सिंध की टीम ने और एहसान अली ने सीजन की एक और सेंचुरी स्कोर कर दी और अभी भी वो 116 रन के साथ नॉट आउट है। आज के शो में बहुत कुछ होगा जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। कौमी टीम की बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू, खिलाड़ियों के ज़हूर अहमद चौधरी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग। बांग्लादेश की ऑलराउंडर शकीब उल हसन पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से भी बाहर हो गए। दूसरी जानिब T20 टीम के कप्तान महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ICC की नई T20 रैंकिंग जारी, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार। कौमी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान 1 दर्जे तरक्की के साथ चौथी पोजीशन पर आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी खिलाड़ियों के मुआवजों में कमी कर दी। PSL सीजन 7 के लिए अभी फैसला नहीं किया, खुशकिस्मत हूँ आलमगीर और नदीम उमर दोनों मुझसे प्यार करते हैं, शाहिद आफरीदी। इस डिसीजन को मैं वक्त के साथ छोड़ देता हूँ कि किस तरफ जाऊंगा ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी में पाकिस्तान को जर्मनी के हाथों शिकस्त का सामना। एबटाबाद ने रावलपिंडी को शिकस्त देकर 7वें नेशनल डिसेबल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आपने देखा कि बाबर आजम की जो T20 में हुक्मरानी जो है वो बरकरार है और उनके बाद फिर डेविड मलान, मरकरम और फिर 1 दर्जे तरक्की हुई है यहाँ मोहम्मद रिजवान की और चौथे नंबर पे रिजवान आ गए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस इन दोनों प्लेयर्स के लिए। मेरे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद होंगे आज के शो के मेहमान, इंतहाई मारूफ और कोलमश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, साथ साथ क्वालिफाइड कोच भी हैं, क्रिकेट से बड़ा गहरा लगाव है। बहुत सारे प्लेयर जो है वो इन्होंने अपनी कोचिंग से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को दिए कि जिन्होंने उम्र में उनके टैलेंट को देखा, परखा, उनको नर्चर किया और फिर अब वो आसमानी क्रिकेट पे सितारा बन के जगमगा रहे हैं। मेरे साथ पहले भी शो का हिस्सा थे और आप सबने उनको बहुत पसंद किया, इसलिए आज एक मरतबा फिर उनको हमने अपने शो में मदऊ किया। मौजूद हैं जनाब अयाज अकबर यूसुफजई साहब, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अयाज, कैसे हैं आप? वालेकुम अली भाई, थैंक यू वेरी मच आपका एक बार फिर मौका देने का और तमाम जिस वक्त जितने भी व्यूवर्स हैं GTV के तमाम को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, हम सब की जानिब से और नाइस टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और जो हमारी पहली नशिस्त थी वो भी बड़ी खुशगवार रही थी और लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया था और उम्मीद है कि आज भी आपकी ज़बरदस्त गुफ्तगू को लोग एंजॉय भी करेंगे और उससे मुस्तफ़ीज़ भी होंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि बाबर आजम इस वक्त ICC वर्ल्ड T20 की रैंकिंग में नंबर 1 पे मौजूद हैं, यहाँ पर रिजवान की जो है वो तरक्की हो गई है, लेकिन हमारे अपने मुल्क में लोग ये बात करते हैं कि जी बैटिंग ऑर्डर, ओपनिंग पेयर तब्दील कर देना चाहिए क्योंकि हमें सर्कल का फ़ायदा नहीं हो रहा। आप क्वालिफाइड कोच भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए जी अली भाई, काफी अरसे से आपको पता है हम लैग कर रहे थे ओपनिंग के हवाले से और आपको पता है किसी भी टीम का जो ओपनिंग का लफ्ज ही है किसी भी चीज को खोलना, और जब किसी भी चीज को खोला जाता है अगर उसको अच्छी तरीके से खोला जाए, उसका आगाज अच्छा हो तो वो उसका अख्तिताम यकीनी तौर पर बहुत अच्छे तरीके से जाता है। तो काफ़ी अरसे से आपको पता है हम स्ट्रगल कर रहे हैं। एक ही जोड़ी थी सईद अनवर की और आमिर सुहेल की, उसके बाद हमें कोई अच्छा पेयर नहीं मिला। हमने स्ट्रगल किया, मुख्तलिफ हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन पहली मरतबा हमें एक ऐसा पेयर मिला कि जो एग्रेसिव भी है, स्टेबल भी है, मेच्योर भी है
और सेंसिबल भी है। तो आपने देख लिया कि वर्ल्ड कप जैसे एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें कई टीमें जो हैं वो कोलैप्स भी कर जाती हैं, कई टीमें जो हैं वो प्रेशर में आके वो प्रेशर लेने की वजह से टीमें जो हैं वो बिल्कुल ही फारिग हो जाती हैं, लेकिन वहां पर आपको बड़ा ही एक जबरदस्त किस्म का स्टार्ट इस पेयर ने दिया है। तो मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ एज ए T20, एज फार एज T20 फॉर्मेट इज कंसर्न। मुंह तो आपको पता है हर बंदे का अपना, वो कुछ भी कह सकता है, हर बंदे का अपना एक माइंड है, और आपको पता है हमारे पाकिस्तान में तो हर बंदा क्रिकेट एनालिस्ट है। खुशकिस्मती और बदकिस्मती से हर बंदा अपनी एक सोच रखता है, होना भी चाहिए, क्योंकि सब इस गेम से प्यार करते हैं। तो बिल्कुल, और रैंकिंग में ऊपर आना, अली भाई, इस चीज का आप खुद ही जो है वो जवाब यही है कि कितने अरसे से आपको पता है हम तीनों फॉर्मेट में टॉप 10 की रैंकिंग में हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आप देख लें, कोई भी आप T20 फॉर्मेट देख लें, एज ए बैट्समैन हम कहीं नहीं थे, एज ए बॉलर हम कहीं नहीं थे, टेस्ट में आप देख लें। लेकिन अब कोई ये जो पिछले 6-7-8 महीने हो गए, हम अब किस तीनों फॉर्मेट में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, और स्पेशली T20 में तो हमने टॉप पोजीशन बरकरार रखी हुई है बाबर आजम की वजह से। अब T20 में बैटिंग ऑर्डर में भी रिजवान हमें जो है वो टॉप 10 में नजर आ रहे हैं। तो मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ और बड़ा अच्छा है, और इंशाल्लाह ताला इससे ये है कि टीम पे बर्डन नहीं पड़ रहा। मिडल ऑर्डर आपने देखा, हमने बड़े अच्छी तरीके से अगर हमने कोलैप्स भी किया, कहीं किया, अगर जल्दी भी विकेट आउट हुई तो हमने मिडल ऑर्डर ने एक अच्छा उसको जो है वो टेका दिया। अयाज ये बताइएगा कि बहुत से लोग ये बात करते हैं कि अभी वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान ने जो पावर प्ले था उसमें जो मैक्सिमम पाकिस्तान का स्कोर था वो अराउंड 47 था, जो हमने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया। उसके बाद हमने इंडिया के अगेंस्ट भी 44 रन किए थे पावर प्ले में। लोग ये कहते हैं कि जी जो बाबर आजम पावर प्ले को सही से यूज़ नहीं कर सकते हैं, और या तो फिर फ़खर जमान को ओपन कर देना चाहिए, बाबर आजम को नीचे आ जाना चाहिए। इससे आप मुत्तफिक हैं या आप रमीज राजा के स्कूल ऑफ थॉट से आप जो है वो एग्री करेंगे कि जो ये कहते हैं कि जब ऊपर एक चीज़ सही है तो ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं उसको छेड़ने की, और फिर नीचे की चीज़ों को सही करना चाहिए? अली भाई, रिजल्ट देख लेना, 5 में से 4 मैच आप जीते हुए हैं, तो रिजल्ट आप देख लें, अगर गलत होता तो फिर आपके सामने ही होता। लेकिन रिजल्ट पे जहां तक बात करते हैं, फिर एक आर्गुमेंट ये भी आता है यार, क्योंकि अगर रिजल्ट में एक आर्गुमेंट ये आ जाता है कि अगर आसिफ अली को एक ओवर में 3-3 छक्के लगाने पड़ रहे हैं, शुएब मलिक को नीचे आके जो है वो रन करने पड़ रहे हैं, तो फिर ऊपर वाले हफीज ने भी ये बात की कि ऊपर जो गेंदे ज्यादा खेलते हैं आप उनको तो पूछते नहीं है, जो नीचे कम गेंदे खेलते हैं आप उनको पूछते हैं। देखिए, ये तो कॉम्बो है ना जी, ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने ओपन के ऊपर, दिस इज अ क्रिकेट, कि ऊपर भी किसी ने ऊपर अपना रोल प्ले करना होता है। मिडल ऑर्डर में जो नीचे लोअर मिडल ऑर्डर है उसका अपना रोल है, जो बिल्कुल टेल है उसका अपना रोल है। तो ये दिस इज अ कॉम्बो। आपने देखे ना, अगर ऊपर से आपने देख लिया, पहले भी हम T20 में जो ऊपर फखर जाता था तो ऊपर से कोलैप्स जब होती थी, इवन वो स्पिनर लगा देते थे, वहीं से फखर आउट होता था, पूरा बड़ा नीचे शिफ्ट होता था, आप 80 रन पे पूरी टीम आउट होकर बाहर आ जाती थी। तो आप देख लें, आपने 150 प्लस स्कोर किया, 160 स्कोर भी किया है, और रिजल्ट भी अच्छा रहा है। आपने अगर हारा है तो टॉस का आपको पता है बड़ा रोल था इस वर्ल्ड कप के अंदर, और आपने मतलब फिर मैं वही कहूंगा कि आपने बांग्लादेश को बांग्लादेश में 3-0 कर दिया है, तो और क्या चाहिए आप लोगों को। तो ये चीजें चलती रहती हैं कि किसी ने ऊपर प्ले करना होता है, किसी ने नीचे। और अगर चले मैं इस चीज को मान लूं कि बाबर आजम जो है वो ज्यादा बॉलिंग करके खेल रहा है, तो T20 रैंकिंग में नंबर 1 क्यों आ गया? फिर तो उसको चाहिए नीचे आ जाए, पॉइंट्स टेबल पे ऊपर क्यों है? इसका मतलब उसने रन्स किए ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, खामखा हर चीज को बर्तनकीद नहीं करनी चाहिए। हमें इस वक्त बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अल्लाह ताला ने अगर हमें ये नेमत दे दी है। मैं आपको बता रहा हूं कि हमने हमेशा लैग की बैटिंग में की अली भाई, हम तो बैट्समैन प्रोड्यूस ही नहीं कर सके। अगर खुशकिस्मती से हमें एक बैट्समैन मिल गया जिसको हम स्टार बना के पेश कर सकते हैं अपने आने वाली नस्ल के लिए, तो प्लीज इसके ऊपर इसमें से कीड़े निकालना बंद कर दें और इसकी अच्छी चीजें निकाल के लोगों को बताएं। कोई तो हीरो हो जिसको हम दिखा के अपनी नई नस्ल को बताएं कि आए भाई इसको देख के क्रिकेट सीखें। तो आप मुझे बताएं, बाबर आजम से पहले इंजमाम और यूसुफ के बाद मुझे कोई एक प्लेयर बता देना जिसको आप स्टार बना के अपनी नई नस्ल को बताएं कि इसको देख के क्रिकेट शुरू करो। आप मुझे बदकिस्मती से आई एम सॉरी अजहर अली को बताएंगे कि इसको देख के क्रिकेट शुरू करो, या कोई एक स्टार तो मुझे बता दें टीम के अंदर कि जिसको आप देख के अपने नई आने वाली नस्ल देखें। बाबर आजम की वर्ल्ड क्लास में बड़े बड़े मैंने कमेंटेटर्स को सुना है, बड़े बड़े स्टार्स को सुना है जो कहते हैं कि ही इज कंप्लीटली एक स्टेबल बैट्समैन है। गवास्कर को मैंने सुना है, इंडियंस जो है वो इसके फैन है, इंडियंस रिजवान के फैन है। एक ऐसा बैट्समैन रिजवान आप देख लें कि एक उसमें एग्रेशन भी है, उसमें स्टेबिलिटी भी है, उसके अंदर मैच्योरिटी भी है। तो नहीं होना चाहिए अली भाई, बस छोड़े हम द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म के जी बस हमने कीड़े निकालने, जो कीड़े निकालेगा वो सबसे बड़ा अच्छा एनालिस्ट है। बहुत अच्छा, हमने बाबर को अभी बहुत खिलाना है, 10-12 साल 15 साल इस लड़के में पोटेंशियल है, इसको खिलाना चाहिए ताकि ये मजीद मैच्योर हो। हमने इससे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने हैं, हमने इसको भी छोड़ दें, हमने इसको स्टार बना के
अपनी जूनियर बच्चों को इसको स्टार बना के ठीक है, एक रोल मॉडल के तौर पे हमें प्रेजेंट करना है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, Exactly. अब बाबर आजम की सर आपने बात की कि जो है ओवर क्रिटिसिज्म होता है बाबर आजम के ऊपर, आखिरी मैच के ओवर भी उन पे क्रिटिसिज्म हुआ उनकी कप्तानी के हवाले से कि जी उन्होंने जो इमाद वसीम को गेंद नहीं दिए, और एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि आखिरी मैच को तो छोड़ो, उसके बाद तो अगले 3 मैचेस में भी उसने उसको गेंद का फ्लेवर चखाया भी नहीं है। तो इसको किस तरह से कहेंगे कि ना सिर्फ आखिरी ओवर दिया बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ भी जो है वो 3 T20 मैचेस नहीं खिलाए गए? देखिए अली भाई, आपको बेहतर पता है इमाद वसीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का। आप खुद इतना अर्सा आपको डोमेस्टिक भी अब देखते हैं। इमाद वसीम को एज ए ट्रम्प कार्ड हमने यूज़ किया, बट वो रिजल्ट हमें प्रोड्यूस नहीं मिले यूएई में जो इमाद वसीम से मिलने चाहिए थे। ऑनेस्टली इमाद वसीम इस्लामाबाद का ही इज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट, बट नहीं वो रिजल्ट मिला। अगर मैं एज अ कोच खिलाऊं, मेरे पास काशिफ भट्टी होगा तो मैं काशिफ भट्टी को खिलाऊंगा। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको T20 में खिलाया और नया बॉल करवाया है, और काशिफ भट्टी ने मुझे रिजल्ट भी दिए। तो इमाद वसीम के पास, क्योंकि इमाद वसीम रीड हो गया, अब सबको पता है कि इसके एक ही बॉल आते हैं। आपने देख लिया कि उसको किस तरीके से वो खेल रहे थे, तो उसको भी पता था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। हेड कोच चला गया, हमारे पास टीम कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। आपके सामने सरफराज, पूरी टीम की कम्बिनेशन चेंज हो गई थी वर्ल्ड कप के 11th आवर पे आने के बाद। तो बाबर आजम के पास कोई चॉइस थी नहीं, उसने वो जो भी उसके पास मैक्सिमम अवेलेबल जो कॉम्बिनेशन था उसके साथ वो गया। तो मेरे ख्याल में वी शुड गो फॉर अनदर लेफ्ट आर्म बॉलर। अब दिस इज अ टाइम कि हमें रिप्लेस करना चाहिए इमाद वसीम को। अब मेरे ख्याल में अगर मैं कोच लूंगा। ठीक है अयाज, आज के शो में हम कॉलर्स को भी शामिल करेंगे क्योंकि काफी अर्से से कॉलर्स को हम शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त मुझे एक कॉलर ने एक ऐसी जगह से ज्वाइन किया कि जहां से खाली पॉलिटिशियन ही सामने नहीं आते, वहां से जो है वो स्टार प्लेयर सामने नहीं आते, बल्कि कॉलर भी वहां से हमें ज्वाइन करते हैं। लाड़काना से मेरे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद, इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, और मैंने बहुत सारी चीजें लाड़काना की गिनवाई। लाड़काना किससे अमरूद ही नहीं आते, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जी कौन सा बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, शाहिद जमाल बात कर रहा हूँ लाड़काना से। जी सर। जी शाहिद जमाल साहब, शाहनवाज धानी के शहर लाड़काना से बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे शाहिद जमाल साहब? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर शहनवाज को असल में मैं शहनवाज के साथ क्रिकेट खेला भी साथ हूँ, उसके साथ मैंने बहुत सारी क्रिकेट खेली है इधर लाड़काना में। तो सर शहनवाज को टेस्ट स्क्वाड में क्यों नहीं शामिल किया गया? तो शहनवाज अभी खेले मैच, शाहिद जमाल साहब आपने देखा नहीं? जी जी सर, वो T20 जब खेल सकता है तो T20 उसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी करके जिसमें दिखाई कि वो एक अच्छा टैलेंट, एक टैलेंटेड बॉय है। तो टेस्ट स्क्वाड में क्यों नहीं इसको शामिल किया गया? ठीक है शाहिद जमाल साहब, आपके सवाल में जरूर क्वालिफाइड कोच और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अयाज अकबर यूसुफजई साहब के सामने रखूंगा। कहते हैं कि जी उसको टेस्ट में क्यों नहीं रखा गया, आपका क्या इस हवाले से इनपुट है? देखिए इट्स टू अर्ली नाउ। टेस्ट क्रिकेट आपको पता है कि अभी टाइम लगेगा उसको। अभी इसका डेब्यू T20 का किया है, और अभी टीम के साथ है, खेलेगा, इसी ने खेलना है। वो अभी मतलब टाइम उसको मौका मिलना चाहिए। और यही तो इशू है अली भाई, को हम बहुत पहले लोगों को खिला देते हैं, फिर बाद में आप देख लें, फिर वो एक्सपोज होते हैं, फिर वो बच्चा इतना डर जाता है, मर जाता है कि फिर उसके बाद वो क्रिकेट उसकी खत्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ठीक है, अभी स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली सिचुएशन है। अभी वो टीम के साथ है तो खेल जाएगा। अभी टाइम बहुत उनके पास, शाहनवाज धानी सर से प्रोग्रेस कर रहे हैं, टीम के साथ रह के सीख रहे हैं। डेफिनेटली वो पाकिस्तान के लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं अगर वो अपनी फॉर्म और फिटनेस को इसी तरह से बरकरार रखें। इस पर लेंगे मैं एक ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अयाज अकबर यूसुफजई साहब से मजीद पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो KP से है, और अभी हम गुज़िश्ता दिनों वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग कर आए। हॉकी का पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे बजरिया वीडियो लिंक का सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्वालिफाइड कोच अयाज अकबर यूसुफजई, जिनसे बात करते हैं बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग पेयर के हवाले से। बाबर आजम की T20 के अंदर नंबर 1 पोजीशन है, जबकि रिजवान की 1 दर्जे जो है वो तरक्की हुई है। इसके अलावा शाहनवाज धानी को टेस्ट टीम में क्यों नहीं शामिल किया गया, इस पर भी उन्होंने बात की। और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे हॉकी के हवाले से, क्योंकि इसी दौरान हमें ज्वाइन करने वाले हैं पाकिस्तान के नेशनल जो कोच हैं समीर हुसैन, ओलंपियन समीर हुसैन, वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो जरा हॉकी पे भी बात कर लेते हैं। अयाज, आपकी बड़ी गहरी निगाह है पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, खासतौर पे क्रिकेट और हॉकी के हवाले से। ये बताएं, आज पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम को जो है वो शिकस्त तो ये जर्मनी के हाथों 5-2 से, ये रिजल्ट आपको लगता है एक्सपेक्टेड था? जो गोल्स का मार्जिन है ये एक्सपेक्टेड था, या आपको लगता है कि इसको मजीद बेहतर होना चाहिए था? कि देखिए ना, मेरी खोकर साहब से एक दिन बात हुई तो मुझे पूछ रहे थे कि ब्रिगेडियर खालिद सिजाद खोकर साहब की ये हॉकी कैसे बेहतर हो सकती है। देखें, हॉकी का स्ट्रक्चर पाकिस्तान में है ही नहीं। ये पता नहीं किस तरह चला रहे हैं, कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही नहीं है। जब तक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही नहीं होगा
उस वक्त तक ये कैसे मतलब सिस्टम चलेगा? देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि ये इनका क्राइटेरिया क्या है, कहाँ से ये प्लेयर लेके आए हैं, जूनियर सिस्टम क्या है, कहाँ इनकी डिस्ट्रिक्ट होती है, कहाँ पे इनकी रीजन होती है, कहाँ पे इनका प्रोविंस होता है। सिर्फ इनका कहीं वंस अ ब्लू मून कहीं हमने देखा है कि जी इंटर प्रोविंशियल एक कोई टूर्नामेंट होता है, इस तरह थोड़ी वो अपना कोई आपका टैलेंट हंट होता है। मुझसे ब्रिगेडियर साहब ने पूछा जी कैसे करें, मैंने ब्रिगेडियर साहब को कहा, मैंने कहा जी आप सब चीजें छोड़ दें, अगर आप उस टाइम अल्लाह हिदायत दे हमारे इस क्रिकेट बोर्ड को, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला अली भाई जो पुराना सिस्टम था सेठी साहब के दौर वाला वो एग्जिस्ट कर रहा था। मैंने कहा जी आप कुछ भी ना करें, वो सिस्टम उठा लें और उसको फॉलो कर लें। आप अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 उसका कैलेंडर बना लें और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें, उसके बाद रीजन लेवल पे करें, उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे करें। कहीं ना कहीं आपको इस पूरे चारों सूबों में से मैं कहता हूँ जी कुछ 100 लड़के भी मिल जाए, उनकी एकेडमी लगा लें लाहौर में, और उसके बाद आपको कोई ना कोई इसमें से 20 लड़के 15 लड़के मिल जाएंगे। इनका सिस्टम ही नहीं है, ये पता नहीं किस तरह इन्होंने 2 गोल कर लिए। मैं तो कहता हूँ मिरेकल हो गया है, इनका कोई सिस्टम नहीं है। हॉकी का तो बुरा हाल है, उस तरीके से जैसे हॉकी का बुरा हाल हुआ क्रिकेट के भी आ रहा है, तो ये तो मैं तो कहता हूँ 2 गोल इन्होंने कर हाल तो लिए बुरा है, लेकिन ये जो रिजल्ट आया इसको आप क्या एक्सपेक्टेड था रिजल्ट, या आपको लगता है इस मार्जिन में थोड़ा बेहतर होना चाहिए था? नहीं एक्सपेक्टेड रिजल्ट है भाई। 2 गोल जर्मनी का बहुत स्ट्रांग सिस्टम है भाई। जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका बड़ा स्ट्रांग हॉकी का इनका एक पूरा सिस्टम है। नीचे जूनियर लेवल के ऊपर ये इनकी टीमें हैं, इनका प्रॉपर तरीके से ये प्लेयर को ग्रूम करके ऊपर लेके आते हैं। 2 गोल इन्होंने कर लिए, बहुत बड़ा तीर मार लिया है। जो पाकिस्तान में हॉकी का हाल है ये 2 गोल भी मैं कहता हूँ बड़ा, मैं तो समझ रहा था 0 भी फारग हो जाएंगे और 10 ही गोल खा लेने इन्होंने। ठीक है, ये तो फिर अच्छा, इसी दौरान मुझे ज्वाइन किया है नेशनल हॉकी कोच समीर हुसैन ने, जो खुद भी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर भी हैं। इनसे क्रिकेट की भी थोड़ी हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्रिकेट छोड़ के हॉकी में क्यों आ गए, क्योंकि क्रिकेटर भी इतने ही ज़बरदस्त जितने अच्छे ये हॉकी के प्लेयर हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे समीर, और आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमारे शो के लिए एक दफ़ा फिर वक्त निकाला। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं तमाम जो आपके मेहमान हैं, एयाज साहब, आप सबको सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। समीर ये बताएं कि अब आप हॉकी के कोच हैं, हम सबको इस बात का एहसास है कि हम आपसे एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में हॉकी कोई खेलता नज़र नहीं आता। आजकल तो हॉकी की ज़रूरत जब ही पड़ती है जब किसी की टांग पे चोट लगती है, उसके अलावा तो हॉकी की ज़रूरत शायद पड़ती नहीं है। इन हालात में हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जाके मेडल लेकर आए। एज ए कोच क्या मुश्किलात हैं आपको, क्यों पाकिस्तान की हॉकी फ्लरिश नहीं कर पा रही है? देखिए, पहले तो जो एयाज भाई ने बात कही है सिस्टम की और स्ट्रक्चर की, मैं उस बात को सेकंड करूंगा। और इन हालात में हॉकी खेलना क्या, दूसरे स्पोर्ट्स खेलना भी बहुत मुश्किल हुआ है। कि जिस तरीके से आपको पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं, और हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि प्लेयर्स के पास अट्रैक्शन क्या है कि उनको घर के लिहाज से किस तरीके से उनको सहूलत दी जाए। बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी है, लेकिन जूनियर वर्ल्ड कप के लिहाज से मैं इस बात बोलूंगा कि एक्सपेक्टेड था 2 गोल करना और 5, लेकिन सामने वाली टीम को भी एनालाइज किया जाए कि जिसमें 6 ओलंपियन खेल रहे हैं, और आपकी पाकिस्तान टीम की अगर टेस्ट कैप्स देखी जाए तो उसमें 0 लिखा हुआ है, जिसमें 1 से 2 प्लेयर हैं जो सिर्फ ओलंपिक क्वालिफाई राउंड में खेलने के लिए गए थे। उनका एक सिस्टम के तहत वो 100, 50, 60, 100 के तकरीबन वो प्लेयर्स मैचेस खेले हुए इंटरनेशनल सर्किट में। तो उनसे मुवाजना किया जाए, एक्सपेक्टेड इससे ज्यादा भी गोल हो सकते थे, लेकिन मैं अपनी टीम को बोलूंगा और कि नो डाउट उन्होंने पहला 2 साल 3 साल के बाद एक इंटरनेशनल मैच खेला, वरना ये टीम जो होती है अंडर 16 की तैयारी कर रही होती है, अंडर 18 की तैयारी कर रही होती है, अंडर 21 की, जिस सिस्टम से हम गुजरे, जो पास में हमने खेला, जूनियर एशिया कप खेलने गए हुए हैं, जूनियर वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद अंडर 18 सीरीज होती थी, कभी जर्मनी की टीम आ रही है, कभी हॉलैंड की टीम आ रही है। तो बेचारे ये बच्चे जो खेलने के लिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और पहले तो यही कंफर्म नहीं हो रहा था कि आया हमारी टीम जा रही है या नहीं जा रही, लेकिन इसमें मैं क्रेडिट गोज टू ब्रिगेडियर सजाद खोकर साहब और आसिफ बाजवा साहब जो सेक्रेटरी हैं, उनकी पहले से कंफर्मेशन थी कि हमने तमाम पहले से डॉक्यूमेंटेशन कर लिए हैं, और देखें इसी की नतीजा यह है कि टीम वहां पे गई भी, वरना इससे पहले हम वर्ल्ड कप में खेलने अच्छा, ये बताएगा समीर के अब लोग ये बात करते हैं कि आप ठीक है इस बार इवेंट को छोड़ दें, आप उससे नेक्स्ट इवेंट की तैयारी हम क्यों नहीं करते हैं, क्यों प्लेयर का ऐसा पूल नहीं बनाते हैं कि जो अगले 5-10 साल के बाद जाके पाकिस्तान को सर्व करने के काबिल हो सके?
देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली ये पहले टैलेंट हमारे पास नजर आ रहा होता था कि उसमें नेशनल चैंपियनशिप हो रही होती थी, जूनियर चैंपियनशिप होती थी, अंडर 16 होती थी। अनफॉर्चुनेटली काफी अरसे से ये चीजें नहीं हुई, जो कि दोबारा भी रिवाइव हुई हैं। कि रिसेंटली भी आपने देखा है कि 2 बड़े टूर्नामेंट हुए, एक मारी केस ने कराया जिसमें प्राइज मनी बहुत अच्छा था, इसी तरीके से पाकिस्तान नेवी ने यहाँ पे करवाया जिसमें प्राइज मनी बहुत अच्छा था। तो उसी टूर्नामेंट से ही उससे पहले नेशनल चैंपियनशिप हुई जूनियर की, जो आसिफ बाजवा साहब ने करवाई। और तो मैं समझता हूँ उसमें से जो टैलेंट नजर आया और वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट है जो इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त हॉकी सीनियर और जूनियर में यही प्लेयर आएंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन जो थी उससे पहले नहीं थी बच्चों को। कि मोस्टली ये होता था कि इंटरनेशनल सर्किट से आप 1.5-2 साल से बाहर हैं, आपको टीमों का ही नहीं पता। तो मैं समझता हूँ दानिश कलीम साहब जो कोच हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू अभी उनका आया कि सरप्राइज कर सकते हैं, और सरप्राइज का एलिमेंट है कि आप एक स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ 2 गोल कर रहे हैं। तो आज ये 2 गोल हो रहे हैं, कल ये बराबर भी हो सकते हैं। तो इट मीन्स टीम के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत काउंट करता है। और इन द मीन टाइम मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इंटरनेशनल मैचेस कम खेलने की वजह से ये रिजल्ट है, वरना मैं समझता हूँ बिल्कुल हम सब एग्री करते हैं इस बात को, क्योंकि हमें आवाम के सामने दोनों रुख रखने चाहिए कि जब ओलंपिक्स आता है तो हम इतने एथलीट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंडिया के एथलीट को हरा देंगे, वो दुनिया भर के एथलीट से कॉम्पीट करेंगे, लेकिन हम उनको रिसोर्सेज क्या दे रहे हैं। इसीलिए आज आपको शो में हमने मदद भी किया ताकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मौक़िफ़ भी इस हवाले से सामने आए, वरना लोग अमूमन रिजल्ट देख के इस बात का तयन कर लेते हैं और फैसला कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान में हॉकी बिल्कुल नहीं हो रही। अयाज अकबर यूसुफजई साहब का ताल्लुक चूंकि केपी से है, स्पोर्ट्स से जर्नलिज्म में एक बड़ा नाम है। अभी हम खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग का कवर करके आए, हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है वहाँ पे, और केपी में बड़ा हॉकी में काम हो रहा है। यहाँ पे मुसलसल जो है वो प्रेस रिलीज मिलती रहती है, हैदर हुसैन मुसलसल जो है वो इस हवाले से लगे रहते हैं, जो है वो जुनैद अली शाह इस हवाले से मुसलसल काम कर रहे हैं। खुद मैंने समीर हुसैन को देखा है काम करते हुए, कमर इब्राहिम, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल के लिए। अयाज ये बताएगा केपी में हमने जो टैलेंट देखा है, आपने तो हमसे ज़्यादा करीब से टैलेंट देखा होगा हॉकी का, आप किस तरह से देखते हैं कि वहाँ पे जो टैलेंट है उससे पाकिस्तान की हॉकी को कितना फ़ायदा इन फ्यूचर हो सकता है? देखिए जी, इस वक्त देख लें आपके मर्दान में ऑस्ट्रो टर्फ लगी हुई है, आपने पेशावर में बहुत अच्छी अपने लेवल पे अपने मतलब आपके तौर पे जो केपी की जो अपनी एसोसिएशन है वो लगे हुए हैं, लेकिन वही बात है कि वो कुएं के मेंढक बने हुए हैं, उसी जगह पे खेली जा रहे हैं। जैसे समीर भाई ने कहा है कि उनको अगली टीम की स्ट्रेंथ का और वीकनेसेस का पता ही नहीं होता। अभी जब जैसे हमारी जूनियर टीम गई हुई है, उनको पता ही नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन खेल रहे हैं, वो कैसे हैं, और अगर वो हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं, अपने से अच्छे से नहीं खेलेंगे तो कैसे अच्छे होंगे। आपस में खेलते रहेंगे, एक ही लेवल के हैं, या अपने से बुरे से खेलेंगे तो क्या उन्होंने बेहतर होना है। हॉकी एक ऐसी गेम है, जब से अपने से बेहतर से नहीं खेलेंगे आपकी गेम में निखार नहीं आएगा। तो केपी अपने लेवल पे तो काम कर रहा है। मैं बता रहा हूँ जो शेख मलतून में जो मर्दान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑस्ट्रो टर्फ लगी हुई है, बड़ी मुश्किल से बड़ा अरसा तो पड़ी रही, पेशावर में लगे, अब स्वाद में बड़ी अच्छी हॉकी हो रही है। ईपन दन के मुझे याद है मर्दान में टूर्नामेंट हो रहा था, तो दीर में जहां पर ग्राउंड ही नहीं, वहां की बड़ी अच्छी टीम आई हुई थी, वहां पे 2 लड़के बड़े अच्छे खेले थे। तो केपी का तो बड़ा अच्छा किरदार रहा है, लेकिन बदकिस्मती से वही बात है अली भाई कि देखें कोई भी काम जो है ना वो ऐसे नहीं होता कि मैं और आप उठें और कहें जी एक टूर्नामेंट करा दें, एक नेशनल जूनियर करा दें, इस तरह नहीं होता। ये प्रॉपर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हॉकी अभी भी रिवाइव हो सकती है। आज भी आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नजम सेठी दौर से पहले वाला स्ट्रक्चर उठा के, नजम सेठी दौर का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नजम सेठी नहीं बनाया कोई, मैं कह रहा हूँ उसकी मैं मतलब पुराना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला स्ट्रक्चर है जो इस मौजूदा बोर्ड ने आगे खत्म किया है, उस स्ट्रक्चर को उठा के वो हॉकी पे इम्प्लीमेंट कर दें। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपकी हॉकी रिवाइव ना हुई तो मैं जवाब दूं। मैं ये ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर साहब को याद होगा, अगर प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके घर में उनको बता के आया था, तो मुझे कहते हैं कि तुम जिम्मेदारी ले लो, तुम करा दोगे। मैंने कहा जी मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूं और मैं खुद क्रिकेट का मैं कैसे करा लूंगा, आप किसी हॉकी वाले की जिम्मेदारी लगाए। मैं एज ए वॉलंटियर उनको हेल्प आउट कर सकता हूं। मैं उसको समीर, आपने ये सजेशन सुनी, आपने अयाज की सजेशन आपने सुनी होगी, क्या कहेंगे इस वाले से कि अगर आप खुद भी बड़े जबरदस्त क्रिकेटर है और अगर यही जो मॉडल इसको फॉलो कर लें अगर हॉकी में, तो क्या इसके दूरदर्श नताइज सामने आ सकते हैं? बिल्कुल वजह फरमाया इन्होंने। और देखें, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर प्रोविंस और फिर उसके बाद नेशनल लेवल, डोमेस्टिक लेवल, ये एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें प्लेयर जो है पूरा रिफाइन होके, ग्रूम होके इंटरनेशनल सर्किट में एंटर होता है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो। हम क्रिकेट भी अगर खेलते थे तो जोन की होती थी, फिर डिस्ट्रिक्ट होती थी, डिस्ट्रिक्ट के बाद डोमेस्टिक पे आप कराची लेवल पे आते थे, उसके बाद सिंध लेवल पे आते थे। इसी तरह से हॉकी में भी ये शुरू में होता था कि अंडर 14 आपकी
पहले जूनियर टीम इसी तरीके से बन रही होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी अरसे से आपका प्रोविंस लेवल क्या, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या, मतलब ये नहीं हो पा रहा। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि दो जगहों पे इस वक्त अगर देखा जाए, जैसे केपीके में अभी ये लीग का हुआ है, इसी तरीके से केचे में हैदर हुसैन ने बड़े टूर्नामेंट्स करवाए हैं, इसी तरीके से मतलब लड़के आना शुरू हुए, वरना। और दूसरी चीज मैं ये है कि पहले आपको पता है कि कराची का बड़ा एक अहम रोल होता था, लाहौर का बड़ा एक अहम रोल होता था, पेशावर के बड़े अच्छे लड़के आ रहे होते थे। तो अनफॉर्चुनेटली इन बड़े जो आपके जो एरियाज हैं यहाँ के लड़के आना बंद हो गए। तो लेकिन समीर मुझे ब्रेक पे जाने, लेकिन आखिरी सवाल है कि हम कहते हैं कि टैलेंट नहीं है, लड़के आना बंद हो गए। अभी मैंने एक शो किया था जिसमें जो है था वो ऑस्ट्रेलिया हमारा प्लेयर चला गया मुदस्सिर, हमने यहाँ पे उसको सिलेक्ट नहीं किया, वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, हमसे बेहतर टीम में जाता है, 17वें नंबर पर है, वो वर्ल्ड की टॉप टीम में जो सिलेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब टैलेंट तो है, लेकिन हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो सही नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब उसमें मतलब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल सर्किट में मैचेस ही नहीं हो रहे होते, हम काफी अर्से से बाहर हैं, बीच में अब लॉकडाउन आ गया। और जहाँ तक आपने मुदस्सिर की बात की, नॉट आउट मुदस्सिर बहुत अच्छा प्लेयर था, जूनियर में वो आ चुका था, लेकिन जो वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने गया है वो अबव 30 हॉकी खेलने के लिए गया है, जो उनकी ऊपर लेवल की होती है, जो वेटरन की जैसे क्रिकेट होती है, इस तरह की वेटरन हॉकी खेलने के लिए। ऑलराइट, उसमें ये नहीं कि नेशनल टीम में। ठीक है समीर, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा क्लियर किया, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मौका भी पेश किया। इस वक्त लेंगे हमें छोटे से ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद क्रिकेट के मामला पे अयाज अकबर यूसुफजई से गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने बात की पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान में कौमी खेल हॉकी को हमने डिस्कस किया। समीर हुसैन साहब मौजूद थे, अजहर यूसुफजई साहब के साथ हमने गुफ्तगू की पाकिस्तानी कौमी खेल हॉकी के रिवाइवल के हवाले से। अब थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि क्वालिफाइड कोच भी हैं, क्रिकेट पे बड़ी गहरी निगाह है, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं कि आखिर डोमेस्टिक क्रिकेट को क्यों इतनी अहमियत नहीं दी जा रही। कोचेज़ जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ के T10 में जाके कोचिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जिन्होंने पाकिस्तान पूरे क्रिकेट सिस्टम को लपेट के रख दिया, पूरा डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज वो टेनिस क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, और प्लेयर जो है वो लीग्स की खातिर जो है पाकिस्तान की नेशनल टीम से अपना नाम वापस ले रहे हैं। प्लेयर्स जो है वो लीग की खातिर रेड बॉल क्रिकेट छोड़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को गिव अप कर रहे हैं जवान उम्री में, अपनी यंगर एज में। ये सब क्या क्रिकेट के मामला चल रहे हैं। और अब जो एक ताज़ा तरीन इत्तला है वो ये है कि रमीज़ राजा साहब ने जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर्स की जो डोमेस्टिक की मैच फीस है उसमें कमी कर दी है, उसके पैसों में कमी कर दी है। तो इन तमाम तरह मामला को किस तरह से समअप करेंगे अयाज अकबर यूसुफजई साहब से। जी अयाज अकबर यूसुफजई साहब, सवाल आपने सुन लिया, क्या कहेंगे इसमें? अली भाई, इसमें 3-4 चीजें आपने की। सबसे नंबर 1 बात यह है कि रेड बॉल क्रिकेट की तरफ लोग क्यों नहीं आ रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आपको डोमेस्टिक इस वक्त स्ट्रक्चर है वो इतना नॉन सीरियस हो चुका है, उसके अंदर वो जो एक थ्रिल है, उसके अंदर जो एक इंटरेस्ट लेवल है वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए जो आपका इंटरनेशनल प्लेयर है, ये जो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर है, उसका कोई इंटरेस्ट इस क्रिकेट के अंदर नहीं है। उसको एक ही उन्होंने जो इंटरेस्ट दिया था कि वो अपनी इंटरनेशनल जो उसकी मैच फीस थी उसकी 50% आके यहाँ लेता था, तो चलो वो पैसों की खातिर आगे यहाँ इंटरेस्ट लेता था कि चलो यार पैसे बन जाएंगे। उससे ये होता था कि जो आपके जूनियर प्लेयर और जो आपकी पीछे नंबर बी कैटेगरी के प्लेयर हैं उनके साथ खेलते थे, चले वो भी ग्रूम होते थे, और आपका एक जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको जरा बेहतर थोड़ा सा उसकी क्वालिटी नजर आ रही थी कि उसमें यार आपके इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको जो इलाकाई लोग हैं उनको भी इंटरेस्ट था कि यार मैच देखने चलते हैं, फलाना फलाना खेल रहा होगा। वो तो अब इसमें खत्म हो गया है। उसके बाद जो मुआवजा खत्म किया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था तो वो बोर्ड उनको पे भी कर रहा था, रिजल्ट भी नहीं आ रहा, तो बोर्ड ने कहा कि MEM पे खर्चा किस लिए कर रहा है, तो रमीज राजा साहब ने वो भी आज खत्म कर दिया। तो वो इंटरेस्ट जो थोड़ा बहुत था वो भी अब जीरो हो गया। दूसरी बात देखें, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो इस क्रिकेट का जो रीढ़ की हड्डी है वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट। ये जो हम हॉकी पे आप बात कर रहे थे ना कि हॉकी क्यों तबाह है, जिसमें समीर साहब ने भी हमें सेकंड किया, जो खुद इस स्ट्रक्चर में से हो के आए हैं कि ये डोमेस्टिक की ही जो है वो तबाही हुई है हॉकी की। तो आज आपके पास इंटरनेशनल ना जूनियर लेवल पे प्लेयर है ना सीनियर लेवल पे, तो ये क्रिकेट में ये हो चुका है। बल्कि मैं कहता हूँ 70% ये क्रिकेट तबाह हो चुकी है। आप इसको माने या ना माने, ये जो बाबर आजम, ये रिजवान, ये जो आपको हैदर अली, ये जो लॉर्ड नजर आ रही है ना, ये पिछले 10-12 साल 15 साल की प्रोडक्ट है जिसके आप अभी फल खा रहे हैं। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, आपसे आने वाले 10 से 15 साल में अली भाई आपको प्लेयर नजर को नहीं आना। ये मैं आज आपको बता दूं, अल्लाह ना करे आप क्वालिफायर राउंड खेलेंगे, ये लड़की जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे ना, शोएब मलिक, हफीज, आपके पास पीछे लड़की कोई नहीं होना। ये जूनियर, मुझे आप बता दें अंडर 19 में कितने लड़कों के इस वक्त जो आपकी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, आप मुझसे ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं, अपने ईमान से बताएं।
आप इस वक्त पाकिस्तान अंडर 19 के कितने लड़कों को जानते हैं? सही। मुश्किल से 2 से 3 को। नहीं, लेकिन इसमें एक इजाफा और करूंगा एस इसमें मैं एक और इजाफा आपकी बात को सेकंड करते हुए एक और इजाफा करूंगा कि पहले ऐसा होता था कि अंडर 19 से प्लेयर उठा के आप पाकिस्तान की जो नेशनल टीम में खिलाते थे, मुझे याद है मोइन खान इंजमाम अंडर 19 से सीधा आए, रमीज राजा साहब खुद अंडर 19 खेलते हुए आए और उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। अब अफसोस ये होता है कि अंडर 19 के कप्तान रीजन की टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाता, तो क्वालिटी नहीं है ना, क्वालिटी खत्म हो चुकी है। मैं बताता हूँ, उसको भी छोड़ दें अली भाई, आपका जो प्लेयर है वो ऑटोमेटिक चॉइस होता था आपकी फर्स्ट क्लास का। अब आपका अंडर 19 का प्लेयर को पहचानते ही कोई नहीं है। बाकी मुझे याद है, ये नहीं कि हम क्रिकेट के साथ टच थे, आपके अंडर 19 के प्लेयर को मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं तो आपके कम से कम उस इलाके के प्लेयर जानते थे कि यार फलाना फलाना ये पाकिस्तान अंडर 19 खेला होता था, यहाँ आता स्टार लगा होता था, हम इसकी ऑनर समझते थे। अब तो रेडियो की तरह लोगों को ये स्टार दिए हुए हैं, पता भी नहीं ऐसा लड़का जो अपनी डिस्ट्रिक्ट नहीं खेल सकता उसको भी उन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 दो आउट होने वाले को पाकिस्तान खिलाया हुआ उन्होंने। तो फिर क्वालिटी यही रहनी है ना कि आप उन्हें देखें ना, एक चीज को हासिल करने के लिए आपको जो जुस्तजू, एक लगन, एक लड़ाई, एक जुनून जो लगाने के बाद आपको एक स्टार मिलता है, वो अगर आप रेडियो की तरह लोगों को देंगे तो फिर इसी तरह के प्लेयर आने हैं। जब इस तरह के प्लेयर आने तो क्वालिटी ये होगी, जब क्वालिटी ये होगी तो किसी ने आगे थोड़ी इस लेवल की क्रिकेट को देखना है। आपको क्या लगता है फिर बहुत सारे लोग फिर तनकीद कर रहे हैं फैसल इकबाल पे, तो फिर इसका मतलब तो उन्होंने सही किया कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल देखा, बलूचिस्तान की कोचिंग को उन्होंने गिव अप किया और जाके T10 में जाके टीम ज्वाइन कर ली। अली भाई मुझे बताएं, फैसल इकबाल कहाँ कोचिंग कोर्स करके आया है? मुझे एक चीज बताइए, जो पैराशूटर आपने कोच रखे हैं, मुझे छोड़ दे, मैं लेवल 3 क्वालिफाइड हूं, मैंने ऑस्ट्रेलिया से लेवल 3 किया हुआ है और मैं उन 25 कोचेज में से हूं जिसमें जो डायरेक्टर आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर मेरे साथ इम्तिहान में बैठा है, फेल हुआ है। ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हेड है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 फेल है, मैं लेवल 3 क्वालिफाइड हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, और जो मेरे साथ इस वक्त कोच लगे हैं ये 8वीं दफा भी इम्तिहान दे के फेल हुए में। मुझे छोड़ दें, मेरे ऊपर तो वैसे ही इल्जाम है ना कि ये मीडिया वाला था, तो ये वो सभी अजहर मास्टर कोच बाहर बैठा हुआ है, तैमूर आजम मास्टर, ये जो आप रेडियो की तरह आपने लोगों को यहाँ लेवल 2 करा के कोच लगाए, तो यही बेड़ा गर्क होना है ना आपने। आपका क्वालिटी तो नीचे जानी है, जिसको पता ही नहीं कोचिंग। रमीज राजा कहता है जी मैं कोचिज से मुतमईन नहीं हूँ, कैसे मुतमईन होगा? इसलिए मुतमईन नहीं होगा, कोचिज है ही नहीं। फाइनल कंक्लूड मुझे बताएंगे, क्या कोचिज को चेंज होना चाहिए? रमीज राजा साहब को यहाँ पे भी जो है वो एक सर्जरी की जरूरत है? भाईजान सर्जरी नहीं है, मेजर ऑपरेशन की जरूरत है। आपका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, इस पे मुदस्सर नजर को वापस आना चाहिए, अली जिया को वापस आना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर वापस आना चाहिए, पुराने कोचेस को वापस आना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर वापस आएगा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वापस आएगा, और ये जो 3 साल जाया हुए हैं इसका मुआवजा हम भुगतेंगे। उसके बाद जाके मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी रास्ते पे वापस चल सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको नहीं लग रहा, लेकिन 10 साल बाद आपको, अल्लाह करे आपकी जिंदगी हो, मेरी हो, मैं आपको बताऊंगा 10 साल बाद, अली भाई ये जो हमने 3 साल झटके खाए थे उसकी मार हम ही खा रहे हैं कि हॉकी की तरह क्रिकेट का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच साहब कि आपने शो के लिए वक्त निकाला और हमेशा की तरह बहुत ही बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, क्योंकि क्रिकेट से और स्पोर्ट्स का दुख रखते हैं, दर्द रखते हैं, इसीलिए जो दिल से आवाज़ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।